नमस्कार दर्शकों, आज 10 बजे के लाइव में हम हाजिर हैं। बात करेंगे बॉलीवुड की इस वक्त की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोविंदा की पोल खोल से। गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ अपने संबंधों को लेकर पहली बार किसी टीवी शो पर बात की है। वो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में दिखाई दिए थे। क्या कहा गोविंदा ने, पहले मैं वो आपको सुना देता हूं, उसके बाद रवि जी के साथ चर्चा करेंगे। गोविंदा ने सुनीता को अपने घर की जान बताया। गोविंदा ने कहा कि वो एक बच्ची है, मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वो एक बच्ची हो। सुनीता एक बच्ची जैसी है, लेकिन उसे जो जिम्मेदारियां दी गई वो हमारे घर को संभाल सकी, क्योंकि वो जैसी है वैसी ही है। अब वो कैसी है और कैसी है तो गोविंदा जाने। उन्होंने कहा जैसी है वैसी ही है, वो एक ईमानदार बच्ची है, उसकी बातें कभी गलत नहीं होती। और अगली लाइन पे पलट गए, बस वो ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। अब गोविंदा जो है यहाँ पे पलटी मार रहे हैं। पहले कहते हैं कि वो एक ईमानदार बच्ची है, उसकी बातें कभी गलत नहीं होती, पर वो ऐसी बातें कह देती है जैसी उसे नहीं कहनी चाहिए। अब पता नहीं कौन सी लाइन सच है, क्योंकि इसमें से कोई एक लाइन सच है, एक झूठ है। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इस तरह से नहीं सोच सकते। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुरुष घर चलाते हैं, लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं। तो मुझे वो चुटकुला याद आ गया कि एक पति पत्नी का चुटकुला मैंने कहीं पढ़ा था। बोले मेरे और मेरी पत्नी के बीच काम बटा हुआ है। बोले क्या? तो पति ने कहा कि मैं जो हूं बात करता हूं कि पुतिन अब यूक्रेन पर अटैक करेगा या नहीं करेगा और वो तय करती है घर में पर्दे किस रंग के होंगे। तो ये ठीक वैसी बात है जो गोविंदा ने कही है कि वो उसकी वैसे तो कोई बात गलत नहीं होती है, पर वो अक्सर ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। और वो बच्ची की तरह है, तो उन्होंने घर की जान भी कह दिया, बच्ची भी कह दिया, सब कह दिया उन्होंने। तो रवि जी, जो पूरा निकल कर आया है गोविंदा का, जी, क्या लग रहा है आपको? क्या चल क्या रहा है गोविंदा के घर में? गोविंदा के घर में जो चल रहा है वो तो देखिए बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है तो शायद साल, 1.5 साल, 2 साल, ज्यादा ही अरसा हो रहा है। जी। चीजें जो है मीडिया में हैं, बातें हो रही है, गोली चल चुकी है घर के अंदर। उनकी हाँ पत्नी ने मीडिया में आकर ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिए कि लोग हैरान कि अचानक ये क्यों निकल के आई और क्यों बोल हाँ रही हैं। फिर उनका रोना गाना भी देखा उन्होंने अपने हाँ यूट्यूब पर अपना जो एक चैनल खोला, उसमें भी वो मंदिर में रोती हुई और उन औरतों को, उन महिलाओं को कोसती हुई नजर आई जो उनके हिसाब से गोविंदा पर जिनकी नजरें हैं। तो काफी हाँ कुछ है, ये सब भी आया कि भाई गोविंदा किसी के इश्क में है आजकल और वो घर पर, परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं, अकेले रहते हैं। पति पत्नी जो है एक छत के नीचे नहीं है, पत्नी एक घर में है, उसके सामने वाले बंगले में जो है वो गोविंदा रहते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि शायद अगर कोई कपल बॉलीवुड का सबसे ज्यादा खबरों में है पिछले हाँ 1.5-2 सालों में, तो वो गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता है। और ये बात सही है कि पहली बार जो है गोविंदा ने इस मसले पर तो क्या, पत्नी के बारे में कुछ कहा है। हाँ क्योंकि जब से सुनीता आहूजा ने मीडिया में आकर बोलना शुरू किया है, तो वो हम्म, सारी लाइमलाइट तो वही ले जाती है। और गोविंदा वैसे भी आजकल लंबे अरसे से लाइमलाइट में नहीं है। सुनीता हाँ जो कुछ कहती रही है उसकी वजह से उनकी चर्चा होती रही। तो हाँ गोविंदा की हालत समझी जा सकती है। गोविंदा का पर्सनल स्ट्रगल, मुझे ऐसा लगता है जितनी चीजें हम देखते समझते हैं, जी। उनका स्ट्रगल, उनके दो स्ट्रगल हैं। एक तो यह हम्म, है कि वो किसी भी तरीके से बॉलीवुड में कमबैक कर लें, क्योंकि हाँ इसमें तो किसी को संदेह नहीं है कि एक वो बहुत शानदार अभिनेता है हाँ और उनके जैसा कॉमिक अभिनेता, बल्कि सीरियस भी इस इंडस्ट्री में अभी भी नहीं है। उनकी टाइमिंग, उनका स्पॉन्टेनियस। अंदाज, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, उनकी मुस्कान, उनके डांसिंग स्टेप्स, उनके भीतर जो शरीर में जो एकदम बिजली जैसी चपलता है, ये किसी में नहीं है ये सारी चीजें। और कोई उनकी जगह ले भी नहीं सकता। वरुण धवन लाख कोशिश कर लें कि वो गोविंदा होना चाहते हैं नेक्स्ट, संभव ही नहीं है। तो इन तमाम चीजों के बीच गोविंदा को कहीं लग रहा है कि भाई मैं कमबैक कर लूं। लेकिन समस्या ये आती है कि उनके अंदर जो एकमात्र कमी सबसे ज्यादा निकल कर आई कि वो टाइम के पाबंद नहीं है। और उन्होंने इस तरह से बहुत सारे लोगों को डुबाया कि वो सेट पर नहीं पहुंचे समय पर, और बहुत साथी कलाकारों को भी इस बात से नाराज किया। अब वो सबका समय आता है, जब तक इनका समय रहा तो समय होता है। तो यहाँ तो गधे को भी काका कहने वाली बात है, तो सब कहते हैं।
लेकिन अब वो समय गोविंदा का निकल चुका है और वही सबसे बड़ी मुश्किल है। तो वो छटपटा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कमबैक हो जाए, और इसीलिए अब जब कहीं उनको कोई सहारा समझ में नहीं आ रहा है तो खुद ही प्रोड्यूसर के रूप में भी आ रहे हैं। हालांकि वो पहले भी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और नाकामी उनके हाथ लगी है, एक बार वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो उनके अपने कमबैक की का स्ट्रगल है, दूसरा कहीं ना कहीं उनका एक स्ट्रगल और है, बेटे को बॉलीवुड में जमा देना। अब एक पिता का प्यार है वो सब में होता है, और बॉलीवुड में हम देख रहे हैं फिर एक नेपोटिज्म की बहस चल रही, जो कहीं ना कहीं अगर बेटे को अपने लॉन्च करते हैं तो उसके खिलाफ एक तरीके की वेव तो है ही, मतलब पर्सनली उनके बेटे को लेकर नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म को लेकर बातें तो है, विरोध के स्वर हैं, और वो गलत भी नहीं है। भाई गोविंदा का बेटा होने की वजह से यशवर्धन आहूजा को जो मौका मिल जाएगा, और एक दो फिल्मों की भी बात जो हो रही, कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक आध फिल्म जिसमें वो आने जा रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे, साजिद खान उसे डायरेक्ट करेंगे। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वो डेब्यू कर रहे हैं तो साजिद खान के साथ जिनके ऊपर मी टू में कितने गंभीर गंभीर आरोप लगे, तो खैर वो अलग मसला है। तो गोविंदा कहीं ना कहीं चाहते कि भाई एक तो मेरी वापसी हो जाए, और दूसरा मेरा बेटा फिल्मों में आ जाए, जम जाए, और हर पिता चाहता है कि उसका बेटा जो है उससे ज्यादा कामयाब। ये अलग बात है कि शाहरुख खान कह देते हैं कि भाई उनके बेटे को लेकर भी जब सवाल होता है कि नहीं रहूंगा तो मैं ही नंबर 1 अगर वो भी एक्टिंग में आता है तो ये इस तरह, भले ही वो हंसी मजाक में कहते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कि गोविंदा भी बाकी अन्य पिताओं की तरह हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा सिनेमा में आए और उनसे बेहतर करे, उनसे आगे जाए। समय लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मुफीद नहीं है। और एक बात और है, बेटी को लाने की कोशिशें वो करके देख चुके हैं, उनकी बेटी किसी लिहाज से नहीं चल पाई है फिल्मों में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोविंदा के मन में इस बात का भी मलाल नजर आता है, और जो फिल्मी विश्लेषणों में भी दिखता है कि जो लोग गोविंदा के अच्छे दिनों में उनके साथ थे, और साथ थे और बल्कि उनको अपने से बेहतर और बड़ा मानते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। उनकी बेटी की लॉन्चिंग में किसी तरह की मदद उन्हें नहीं मिली। बेटे को लेकर भी ऐसे ही हो रहा है। सुनीता आहूजा जो है, जो काफी अलग थलग रहा करती थी, पिछले हम 1.5-2 साल में कोशिश करते देख रहे हैं कि वो किसी तरीके से करण जौहर कैंप के नजदीक जो है वो पहुंच जाएं। आज ही उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब चल रही है जिसमें वो तौरानीज की पार्टी में है और शाहरुख खान के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। तो शाहरुख खान, करण जौहर, सैफ अली वगैरह वगैरह वगैरह, जो एक सो कॉल्ड एलीट है बॉलीवुड में ग्रुप, तो वो कोशिश कर रही है कि भाई बीवी नंबर 1 की हैसियत से उनकी भी एंट्री हो जाए वहां पर। तो स्ट्रगल तो चल रहा है देखिए गोविंदा की फैमिली में। देखिए एक और चीज हुई है इसी शो में कि गोविंदा से पूछा गया कि क्या सुनीता अक्सर उनकी गलतियां बताती हैं, तो गोविंदा ने जवाब दिया कि उसने खुद बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को कई बार माफ किया है। मतलब एक लाइन में कितनी बार पलट रहे हैं गोविंदा। कहते हैं वो घर की जान है, घर की बच्ची है, बच्चे उसे बच्ची की तरह संभालते हैं, वो तो कुछ गलत कह नहीं सकती, लेकिन तब भी वो कभी कभी कुछ गलत कह देती है और वो गलतियां करती है और मैंने उसे उसके परिवार को माफ किया है। और फिर कहा कभी कभी मेरे हिसाब से हम उन पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, खासकर अगर आपकी माँ आपके साथ नहीं होती। फिर माँ से तुलना कर दी है, तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मैं उसको माँ की तरह मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम वापस लौटे और गोविंदा के इन बयानों को एक बार फिर से पढ़ें, जाने, तो ये समझ में आ रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ। देखिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सुनीता को यूट्यूब चैनल लाना था, कुछ ने कहा उन्हें करण जौहर के बॉलीवुड वाइफ्स में जाना था, कुछ ने कहा कहीं जाना था, तमाम बातें होती रही और जो काफी कुछ हुआ भी। उन्होंने उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और वो पर्पस समझ में आ रहा था, वरना इतने सालों से कैमरे को फेस ना करने वाली सुनीता आहूजा अचानक क्यों निकल कर आएंगी और इतनी सारी बातें गोविंदा के बारे में बोलेंगी, और यहाँ तक कि तलाक तक बातें भी चली जाएंगी। जाहिर है तलाक की जो खबरें आई थी उसमें बाकायदा वकील की तरफ से नोटिस भी गया था और तमाम चीजें हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सब ठीक सिर्फ हवा में था या ये सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए था या सिर्फ इसका मकसद यूट्यूब चैनल लॉन्च करना था। कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो था मामला, जिस तरह के जवाब है, क्योंकि वो पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहे हैं। वो यहां तक बोल गए हैं कैमरे के सामने कि मैंने उसे और उसके परिवार को कई बार माफ किया है और गलतियां तो वो कई कर चुकी है। तो आप देखिए ना कि मतलब कुछ है जो चल रहा है। गोविंदा ने ये जो बात कह दी है शो पे कि मैंने अपनी पत्नी को और उनके परिवार को कई बार माफ किया है,
मुझे लगता है इसके बाद घर में उन्हें फिर से माफी मांगना पड़ेगी जाकर, जब वो गए होंगे, जब ये शो एयर हुआ होगा, तो हो सकता है कि वो इस वक्त माफी मांग रहे हो। भाई ये तो ठीक है, पति पत्नी के बीच के मामले हैं, होते रहते हैं, लेकिन कई बार जब वो पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं इस तरह से, और अगर आप बड़ी हस्ती हैं समाज में, किसी भी क्षेत्र में, तो फिर ये चीजें थोड़ा सा जो है वो बिगड़ने लगती। कई बार ये भी हो सकता है कि थोड़ा है और मीडिया में वो थोड़ा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा होके आने लगता है। लेकिन गोविंदा की पत्नी ने जिस तरह के इंटरव्यू दिए थे, तो वो छोटा मोटा मामला तो कहीं से नहीं लग रहा है। और गोविंदा भी जिस तरह से बता रहे हैं, देखिए हमने ये तो सुना है, मतलब कई महिलाओं को, आप भी सुनते होंगे, तमाम हमारे दर्शक भी सुना होगा, सुनते होंगे कि पत्नियां अक्सर अपने पतियों के बारे में कहती हैं हंसी मजाक में या कहीं भी कि अरे इनका तो बचपना जाता ही नहीं है, ये तो बच्चे जैसे हैं। पहली बार मैं किसी पति के मुंह से अपनी पत्नी के बारे में सुन रहा हूँ, यार ये तो बच्ची जैसी है। नई नई शादी में तो चल जाता है कि साल 2 साल थोड़ा सा वो रहता है कि अगर पति तो बड़ा उम्र में है तो उसको थोड़ा बच्ची के जैसा ट्रीट करता है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं, हमने देखा है अपनी सोसाइटी में और तमाम जगहों पर। लेकिन शादी के इतने वर्षों बाद अगर गोविंदा कह रहे हैं कि मेरी पत्नी तो बच्चों जैसी है और मेरे बच्चे भी उसको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन जो है वो बैलेंस नजर तो नहीं आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये चीज अभी रुकने वाली नहीं है। अब हालांकि देखिए गोविंदा की पत्नी ने अपना यूट्यूब चैनल तो शुरू कर लिया है, मगर 1-2 एपिसोड के बाद में मुझे नहीं याद पड़ता कि उसका किसी तरह कवरेज हुआ है, मैंने नहीं देखा उसके बाद में। इवन उनका वो चैनल या कोई नया एपिसोड डाला हो तो भी मुझे नहीं पता है। तो अगर वो चल रहा है और गुमनामी में खो गया है तो बड़ी समस्या है। फिर तो इतना कुछ कर लिया और फायदा भी कुछ नहीं। जी रवि जी, आप और मैं दोनों YouTube चला रहे हैं और हम जानते हैं कि YouTube को चलाना कितना मुश्किल है। आपको रोजाना खुद को मोटिवेट करना होता है, कोई आपके सर पर नहीं, और आप खुद से बातें करते हैं और अपना ही इनिशिएटिव लेकर आप वीडियो बनाते हैं। तो YouTube चलाना, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि लोगों को लगता है अरे इसमें किया ही क्या है, मोबाइल सामने रखा और बोलना शुरू हो गए, लेकिन ये भी दुनिया के कुछ बहुत मुश्किल कामों में से है। अगर आपको रोजाना करना हो तो ये एक मुश्किल काम है, और इस बात को जो लोग शौक में शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे ब्रेक भी लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि सुनीता आहूजा का जो चैनल है वो खूब अच्छे से चले, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है और इसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर बात करते हैं। आज आपने मुझे धुरंधर का ट्रेलर दिखाया, तो धुरंधर का ट्रेलर, एक तो ये जो शब्द है हिंदी का धुरंधर, नहीं गाना है, ट्रेलर नहीं, गाना देखा हम लोगों ने। ट्रेलर तो उसका 12 नवंबर को आने वाला है। मतलब ये जो पंजाबी गाना उसमें सुनाई दे रहा है, टाइटल ट्रैक है, समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये टाइटल ट्रैक है भाई, मतलब आश्चर्य की बात ये है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। हाँ तो क्या होता है ना, देखिए ये वैसे ही है कि अगर मैं किसी बुरे अनुभव से गुजरा हूं तो फिर मैं ही अकेला क्यों गुजरूं, तो मैं तो 4 लोगों से और कहूंगा भाई जरा तुम लोग भी थोड़ा सफर कर लो, मैं अकेला क्यों। जी। तो जब ये आया तो मैंने उसको देखा, मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और थोड़ा देखा तो मैंने कहा यार एक्साइटेड रहते हैं इसमें हम लोग, कोई दो राय नहीं कि भाई कोई नया आ रहा है। तो यही सिनेमा को लेके आपका पैशन कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, काम तो चलिए अपनी जगह पर है। तो और धुरंधर बड़ी फिल्म है, बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं, और रणवीर सिंह की ऐसी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है कि भाई आप धमाका कर देंगे। पिछली जो भी 3-4 नाकामियां उनके लगी हैं बॉक्स ऑफिस पर, वो सबको साइड में डाल देंगे। तो बड़ा एकदम जोश में तैश में, सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए, हाथ में बड़ी बड़ी गन है, बाल लहरा रहे हैं और बड़ा काजल वाजल लगा के, तो ठीक है वो जो भी है। फिर जब ये आया कि भाई ये टाइटल ट्रैक आया है तो स्वाभाविक है इच्छा और किसी की भी होगी। तो जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि भाई ये टाइटल ट्रैक किसके लिए बनाया गया। टाइटल ट्रैक आपकी फिल्म की आइडेंटिटी होता है भाई। आप बॉलीवुड का सिनेमा बना रहे हैं, आप हॉलीवुड का बना रहे हो, हिंदी सिनेमा बिल्कुल, आप हॉलीवुड का बना रहे होते और उसमें 4 पंजाबी लाइनों के बाद में फिर आप अंग्रेजी में कुछ डाल देते या पूरा गाना अंग्रेजी में रखते, पूरी बीट्स उसकी, पूरा उसका एटमॉस्फेयर अंग्रेजी ना होता, वेस्टर्न होता, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये टाइटल ट्रैक देखकर ये लगा कि भाई ये डायरेक्टर की, एक्टर प्रोड्यूसर की कौन सी समझ है, वो किसके लिए फिल्म बना रहे हैं।
क्या वो हिंदी के दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं, या उनके दिमाग में ऐसा कुछ है कि भाई ये फिल्म कहीं चले ना चले, हम तो विदेश में चला लेंगे, अंग्रेजी वाले लोग हैं जो इन तमाम चीजों को, इस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, इसमें अंग्रेजी गाने भरे हुए हैं, वो लोग देख लेंगे। तो किसके लिए बनाई ये फिल्म? अगर हिंदी दर्शकों के लिए बनाई है ये फिल्म, तो टाइटल ट्रैक तो बता रहा है कि इस फिल्म का भविष्य कैसा होने वाला है। जितना डार्क स्क्रीन है ना उस पूरे गाने में, बस वैसे ही डार्क डार्क फ्यूचर है फिर इसका। तो मैं कहाँ जा रही है सोच सिनेमा बनाने वालों की, ये किस तरह से बना रहे हैं, किसके लिए बना, शायद इन्हें पता ही नहीं है कि किसके लिए बना रहे हैं। ये खुद के मन में ही चीजें बनाए जा रहे हैं, मन में ही इनके जो है वो सारे कल्पना के घोड़े इनके दिमाग में दौड़ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, रणवीर को देखने पब्लिक आ जाएगी कि वो गन लेकर उछल कूद करेंगे और गोलियां चलाएंगे, हजारों लोगों को मार देंगे, खूब सारी। वो एनिमल के बाद जो हिंसा का एक दौर आया है सिनेमा में, इसमें भी वैसी है कि 2-3 लोगों के मुंह दीवार के दुकान के शटर के नीचे फंसे हुए हैं, और विलेन आई थिंक संजय दत्त का ही सीन है, वो बहुत जोर से मार रहा है कि उनका मुंह फट जाए, मतलब दांत बाहर निकल आए। तो क्या क्या सीन गढ़े जा रहे हैं, क्या दर्शक ये देखने जाएगा? और उस पर ये इतना फास्ट बीट वाला अंग्रेजी और पंजाबी मिक्स गाना, तो ये हिंदी के लोगों के लिए तो नहीं है मुझे। और जितने लोगों ने सुना हो, कोई बता दे कि भाई गाना जो हमने सुना है उसके बोल ये हैं, हमें तो याद रह गए। बड़ा मुश्किल है। मैंने जब इस टाइटल ट्रैक को सुना तो मुझे बस थोड़ी थोड़ी देर बाद एक शब्द सुनाई दे रहा था, धुरंधर। ठीक। धुरंधर, ऐसा लग रहा था कि धू अलग है, रंग अलग है और धर अलग है, जबकि एक ही शब्द है। पहली बात। दूसरा, इसमें इतने पंजाबी शब्द थे, मुझे एक भी शब्द याद नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि उस टाइटल ट्रैक का अर्थ क्या था, मुझे नहीं पता। उसके शब्द क्या थे, मुझे नहीं पता। उसके म्यूजिक ने मुझे प्रभावित नहीं किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब पूरी तरह से मुझे फ्लॉप लग रहा है। अगर मैं इस टाइटल ट्रैक को देखूं तो टाइटल ट्रैक अपने आप में फ्लॉप है, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता है। इस टाइटल ट्रैक ने मेरे अंदर कोई भी इच्छा इस बात की नहीं जगाई कि मैं इस फिल्म को देखने जाऊं। तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से फेलियर है। और सबसे बड़ी बात, आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं और आप उसमें पंजाबी, आप देखिए दुनिया की सभी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन जब मैं हिंदी फिल्म देखने गया हूं तो मैं इतनी सारी पंजाबी शब्द क्यों सुन रहा हूं, मुझे तो उनका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप मेरे जैसे हिंदी दर्शक को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जैसे मैं उसको देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि मैं जाकर इसको देखूंगा या उसमें मुझे कुछ ऐसा दिखाओ। एक तो हिंसा हिंसा हिंसा, इतनी हिंसा, मैं पैसा खर्च करूं, फिर एक ऐसी भाषा सुनूं जो मुझे आती नहीं है, और फिर मैं उसमें हिंसा देख कर आऊं, और मैं उसमें मतलब मुझे क्या चीज होगी जो खींचेगी? जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एनिमल लग रही है, थोड़ी सी कांटे लग रही है, थोड़ी सी एनिमल लग रही है, वो सारी चीजें सब मिक्स करके लग रही है। वही संजय दत्त दिख जाते हैं कांटे वाले, ऐसा लगता है कि कांटे का ही कुछ नेक्स्ट वर्जन आ गया। तो ये तो चीजें हैं जो बहुत निराश और परेशान करती हैं। और मुझे लगता है कि एक और बॉलीवुड जो है गड्ढा खोद कर तैयार रहे। एक और पिक्चर आ रही है जिसको गड्ढे में हो सकता है दफन करना पड़ जाए। अगर इस तरीके की ही फिल्म है जैसा टाइटल ट्रैक है, तो उससे तो हम यही कह सकते हैं। टाइटल ट्रैक में तो दिख ही रहा है क्या हो रहा है। और आप जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बार बार धुरंधर जो है वो सुनाई आता है, उसके अलावा तो मुझे लगता है इसमें इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो आदित्य धर हैं, तो उन्होंने अपना धर तो संभाल के रख लिया और धूरा अलग कर दिया। तो जो एक हिंदी में कहते हैं धुर्रे उड़ गए, इसके पर खच्चे उड़ गए, तो वो धुर अलग कर दिया, उन्होंने अपना धर संभाल के रख लिया कि भाई मेरा मामला तो सेट रहे, बाकी जिसका जो होना हो जाए। रणवीर सिंह के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है जिस तरह का ये टाइटल ट्रैक आया है। ना तो देखने में अच्छा है, ना सुनने में अच्छा है। मतलब देखने में भी नहीं, जो चीजें आपने टीजर में जो सीन दिखाए थे वही सारे भरे पड़े हैं इसमें। उसी को थोड़ा सा आपने वो जो भी क्या बोलते हैं एडिटिंग में उसको कलर वाले डिजाइन दे दिए हों, उसको थोड़ा ब्लू चढ़ा दिया, किसी पे मैरून चढ़ा दिया, किसी पे ग्रीन चढ़ा दिया, उसको नेगेटिव जैसा बना के वो कर दिया। बाकी वही के वही सीन। और वो धुरंधर में 2-3 लाइनें पंजाबी की आती हैं, फिर अंग्रेजी आता है। पंजाबी तो भी थोड़ा सा चलिए आपको कान में पड़ता तो समझ में आता है कि क्या बात हो रही है। कुछ कुछ थोड़े से मीठे लफ्ज भी हैं उसमें जो हिंदी उर्दू से मेल खाते हैं, कुछ ठीक लगते हैं। लेकिन वो अंग्रेजी में भाई साहब क्या गा जाते हैं। तो ये किसके लिए है ये फिल्म? इनको क्या लगता है कि ये जो हिंदी हार्टलैंड में बैठा हुआ जो दर्शक है उसको इतनी अंग्रेजी आती है कि वो आपके ये गाने सुन के कहेगा वाह वाह वाह? अरे सादा सिंपल अंग्रेजी बहुत सारे लोग आज भी नहीं पढ़ पाते, गाना वाना सुनना तो बहुत दूर की बात है।
सर सीधी बात है कि यहाँ लगना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ लगेगा कि पिक्चर देखनी है, और यहाँ तभी लगेगा जब मुझे उस आपकी बात समझ में आएगी। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप फ्रेंच बोलें, स्पेनिश बोलें, इटालियन बोलें, पर मुझे समझ में आनी चाहिए। अगर वो मुझे समझ में नहीं आएगी तो आपकी अरबी, फारसी, तुर्की भी बेकार है, और स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच भी बेकार है। यहाँ अगर नहीं छुआ, और इस टाइटल ट्रैक ने मुझे नहीं छुआ है यहाँ पर। और इसके बाद फिर मेरी नजर पड़ी अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 के ट्रेलर जी, पर। जी। और इसने तो मुझे और भी ज्यादा निराशा में पहुंचा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या ये इस बात का कोई कंपटीशन है कि जो दे दे प्यार दे थी और ये बिल्कुल एक जैसी लगे, मतलब थोड़ा सा भी हम फर्क उसमें ना कर पाए। वही चीज दिखाई दे रही है, वही उम्र का फासला, वही चीजें, और सब कुछ इतना थोपा हुआ लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती बस स्क्रिप्ट में लिखा था इसलिए हमें ऐसा करना है। मतलब वो एक्टिंग बिल्कुल थोपी हुई है कि आपको बस कहा गया कि जाकर ये बोल देना, और आपने बोल दिया कैमरे के सामने। तो मतलब माधवन एक बहुत अलग तरह के अभिनेता हैं। हाल फिलहाल में उनकी इमेज और भी अच्छी हुई है, और जिस तरह से उन्होंने शुरू से काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में वो ना करें तो बेहतर है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो ट्रेलर आया अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 जो है, पहली फिल्म तो चलिए जो भी थी, मुझे तो कोई बहुत पसंद नहीं आई थी। ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर जो भी उसने कमाया होगा, नहीं कमाया होगा, वो जाने। लेकिन उस फिल्म में ऐसी कोई खासियत नहीं थी कि आप उसका सीक्वल बनाएं, कि हम उसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं। हाँ। भाई, इसी तरह के एज डिफरेंस वाली कहानी पे चीनी कम आज भी आप देख सकते हैं। कुछ महीने पहले ही मैंने उसको दोबारा देखा था और मुझे बहुत मजा आया था उस फिल्म को देख। जी। तो वो इतने प्यारे ढंग से उस मुद्दे पर, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें लव स्टोरी भी है, उसमें सिंसियरिटी भी नजर आती है, उसमें जिस इशू पर बात हो रही वो भी दिखता है। अब यहाँ पर ट्रेलर को देखते हुए समझ में आता है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसमें कितना फूहड़पन होने वाला है। पहली फिल्म में भी था, यहाँ भी वो फूहड़पन जो है उसका ट्रेलर आपको दिख गया है। अब लोग मजे तो ये ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जो शैतान आई उसमें अजय देवगन की बेटी को आर माधवन जो है वो किडनैप कर लेते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और वो सारा। इस फिल्म में आर माधवन की बेटी को अजय देवगन जो है अपने प्यार के जाल में फंसा देते हैं। पता है क्या गेम चल रहा है? मतलब वो कौन सा वो चेयर वाला गेम होता है, वो होता है ना चेयर के आजू बाजू घूमने वाला गेम, क्या बोलते हैं उसको? तो क्या ऐसा कोई खेल चल रहा है कि म्यूजिकल चेयर, मतलब कि अभी एक बार तूने ऐसी फिल्म कर ली कि मैं तेरी बेटी को उसमें कब्जा कर लेता हूं, अब तू ऐसी फिल्म कर कि मेरी बेटी को अब तू अपने कब्जे में ले। अरे ये क्या है यार, मतलब मजाक बना रखा है। ऐसी तो कहानी, मतलब मजाक है बिल्कुल। ये और चलते फिरते चुटकुले ही तो हैं। वो दिख ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आती है ना, इसलिए सीधी सी बात है, इनको क्या सीरियसली लिया जाए? मतलब आप 60-60 साल के होने जा रहे हैं यार। ये जितना पूरा लॉट है ये सब 60 पार कुछ तो हो चुके हैं और कुछ होने के नजदीक है। देखिए ऐसा आप है उस मोड़ पर आ गए हैं जी। ये खुद को सीरियसली नहीं लेते, हमें ने क्या सीरियसली ले। इनको लगता है ये चिर युवा है। सही तो यही है, इनको लगता है कि ठीक है, हम पर्दे पर दिखाएंगे कि भाई हम अपने से 30 साल छोटी हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हैं, या जो एज डिफरेंस वहां दिखा रहे हैं, अब उस लड़की से शादी होगी तो शायद जो हमारे फैंस हैं हमें बड़ा मर्द मानेंगे। इन्हें शायद ऐसा लगता होगा, इनको मर्दानगी दिखानी है अपनी। इनके सारे लक्षण वही हैं, जबकि उस कहानी में कहीं दम नहीं आ रहा, नजर आ रहा है, चुटकुलेबाजी दिख रही है वो पूरी पूरी। और जैसा मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरे पूरे संकेत हैं कि इसमें कितना फूहड़पन होगा। अब उस लड़की के पिताजी ने एक जवान लड़के को बुला लिया है अपनी बेटी के लिए, मतलब एक तरह का स्वयंवर, ये मॉडर्न स्वयंवर आप समझिए। फिर वो लड़की उस लड़के के साथ जो है घूमती टहलती दिख रही है, फिर वो उसी हीरो जिससे वो प्यार कर रही है, उम्र में 30 साल बड़ा, उसके सामने उसके कमरे में बंद हो रही है। फिर उसके उस बूढ़े आशिक और उसके दोस्त के बीच में बड़ी बातचीत चल रही है कि बेटी जैसी है, वो कह रहा नहीं तेरी भाभी है। मतलब क्या बोलिएगा, मतलब ऐसी बातें नहीं, ये सड़क छाप बातें हैं। तो ये लोग यही करते हैं, यही इनका लेवल। ये सड़क छाप ही, ये सड़क छाप लोग ही तो हैं। वही है ना, वही सड़क छाप लोग हैं। देखिए
यही वजह है कि ये लोग तेजी से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इनका देखिए ना तो स्कूल कॉलेज से कोई लंबा वास्ता रहा है, ना पढ़ाई लिखाई का माहौल है, और जिस तरह के जोक्स ये क्रैक करते हैं, जिस तरह का कंटेंट ये लाते हैं, आप सोचिए ना, ये लोग फिल्में बनाते हैं और कहानी पर ध्यान नहीं है, लेखक पर ध्यान नहीं है, भाषा पर ध्यान नहीं है, तो सच में ये मतलब और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे इनसे। तो हम, जो मेरी कोशिश होती है, मैं हमेशा बताता हूं अपने दर्शकों को, और आप भी वही करते हैं, कि हमें बहुत सोच समझ कर ये तय करना चाहिए कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इसलिए इनका सही मूल्यांकन होना जरूरी है कि जब से इनका ट्रेलर आए फिल्म का, तब से इनको रखा जाए भाई निशाने पे कि आपने क्या बनाया है। ये जैसे हमने धुरंधर के टाइटल ट्रैक की बात की इससे पहले, या हम इसकी बात करें, और आपने बिल्कुल सही कहा कि सीक्वल बनाने जैसी तो वो फिल्म थी नहीं भाई। सीक्वल बनाने जैसी फिल्म का ऐसा कोई कंटेंट होता है ना कि लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फिर वो एक बार फिर से आपकी जोड़ी को या आपकी कहानी को देखना चाहते हैं। तो क्या, या कहानी में कुछ ऐसा हुआ हो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये आप अपने मानसिक दिवालियेपन को भी बता रहे हैं कि आपके पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, और क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए आप करते हैं। अब कैसे डायरेक्टर, कैसे राइटर के साथ, किन कलाकारों के साथ किस विषय को उठा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज अगर आर बाल्की अनाउंस कर दें कि अमिताभ और तब्बू की कहानी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, चीनी कम 2 बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान जाएगा कि अच्छा आर बाल्की जैसा डायरेक्टर क्या बना रहा है, क्योंकि उसने पहली फिल्म बहुत अच्छी बनाई थी, सेंसिटिव थी, जो भी बातें मैंने पहले कही, तो हम उम्मीद करेंगे कि हाँ वो दूसरी फिल्म में भी कुछ ऐसी बात बताएगा जो आपको जो है समझना देखना चाहिए। लेकिन जिस फिल्म के पहले ही पार्ट में हम कुंवरपना देख चुके हैं, घटिया डायलॉग देखे हैं, घटिया सीन देखे हैं, और उसी का ट्रेलर पार्ट 2 का अभी आप देख लीजिए कैसा आ रहा है, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बात आपने सही कही कि देखिए लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, और जब भी कभी हमने इनको टीवी शोज में या कहीं देखा है इनकी एजुकेशन या स्कूली डेज को लेकर बातें करते हुए, तो ये स्कूल का और अपने एजुकेशन का मजाक ही उड़ाते आए। इन्होंने कभी कोई सीरियस बात की हो, या इन्होंने बताया हो कि नहीं हम ये पढ़ रहे हैं, या हाल के दिनों में हमने ये पढ़ा है, ये ऐसी चीज है जिसको पढ़ा जाना चाहिए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। इनका तो और उल्टा ये है कि इन्हीं के बीच में से आने वाले एक्टर जो है वो ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक फिल्मों में काम करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं ये जो फिल्में हमने बनाई है ना, इनको स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, इनके थ्रू इतिहास पढ़ाना चाहिए। मतलब इनके दिमाग में ये गुमान है कि खुद तो हम पढ़े लिखे नहीं है, और जो घटिया सिनेमा बना रहे हैं अपनी रद्दी सोच से, वो सिनेमा जो है स्कूलों में पढ़ा जाए और बच्चे उससे सीखें, वो किताब से ना सीखें, क्योंकि हमने किताब कभी नहीं खोली तो बच्चे भी क्यों खोलें। सब कुछ खराब करना चाहते हैं, कर ही चुके हैं। और ऐसा कहते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि वो अगर ऐसी फिल्में बनाते हैं तो साथ में वो गुटखे पान मसाले के ऐड भी करते हैं, तो बच्चे तो फिर उसकी भी नकल करेंगे। तो क्या ये उस स्तर के हैं कि इनकी नकल की जाए, इनका अनुसरण किया जाए। वैसे भी अंधानुसरण तो किसी का नहीं करना चाहिए आंख बंद करके, लेकिन फिर भी आप इस स्थिति में तो हो, आपकी तो फिर मतलब आपकी तो जब कलाई खुलेगी तो क्या क्या चीजें निकल कर सामने आएंगी। कुल मिलाकर निराश ही करता है बॉलीवुड, और दिवाली तो इस बार बॉलीवुड की बड़ी फीकी सी रहने वाली है, जो दिख ही रही है। दिवाली में तो कुछ रह नहीं दिख रही है, जो भी 2 फिल्में रिलीज होने वाली, कोई बज़ उनका है नहीं है। नाम ही अजीब, हाँ नाम ही अजीब सा है। अब देखें अगर म्यूजिकल है थोड़ा बहुत, अगर यंगस्टर्स को कुछ म्यूजिक पसंद आ गया, या कुछ वो दीवानगी पसंद आ गई और वो दीवानियत पसंद आ गई, तो फिर लेकिन एक बड़े ऑडियंस के लिए नहीं है ना, एक सर्टेन ऑडियंस के लिए है वो। और उसी तरह वो जो दूसरी फिल्म थामा है, जिसका प्रमोशन कल दिल्ली में शुरू हुआ दिए जला के जी, तो उसमें कई चीजें उस पर कभी अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा बस जिसको बोलते हैं ना कि आप जब अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, या जिन लोगों से आपकी बातचीत होती है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है परिचय का, जब आप उनसे बात करते हैं, तो हम लोगों से तो लोग ज्यादातर सिनेमा की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि या तो वो हमसे कुछ जानना चाहते हैं या हमको कुछ बताना चाहते हैं अपना। तो कहीं कोई चर्चा नहीं कि यार दिवाली पे क्या आ रहा है, देखना है नहीं देखना, उनको मतलब ही नहीं है। तो भूल ही गए कि दिवाली रिलीज जैसी कोई चीज होती है। इसका ये मतलब है कि जो फिल्में आ रही हैं वो प्रॉपर मैसेज नहीं कन्वे कर पा रही कि हम आ रहे हैं, तो दर्शक क्या देखने जाएंगे। एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या आपने दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर देखा, अगर देखा तो कैसा लगा आपको, इस पर भी बात करें।
हम इसी पर बात कर रहे हैं, इतनी देर हम इसी पे बात कर रहे थे, शायद तो आप अभी लेट आए ज्वाइन होंगे ये, जी जी। पाए। हाँ, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मजा नहीं आया, एक लाइन में आपको बताएं तो बिल्कुल मजा नहीं आया, और कोई जरूरत भी नहीं थी इस फिल्म का सीक्वल लाने की, ना तो किसी को इंतजार था। अब ये बताता है कि अजय देवगन के पास कोई ढंग की कहानी नहीं है जिस पर वो फिल्म बनाए। उनकी एक फिल्म तो बंद भी कर दी है नेटफ्लिक्स ने, तो अब स्थितियां ये हैं। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि खालीपन है बॉलीवुड में। और बड़ी हैरत की बात है कि दिवाली इतनी फीकी, इतनी सूनी है कि ये वही दिवाली है जिस पर कभी शाहरुख खान की फिल्मों की लाइन लगा करती थी। और दिवाली रिलीज अपने आप में बहुत साल भर की तैयारी होती थी। इनफैक्ट मुझे याद है यशराज की बहुत फिल्में दिवाली पर रिलीज हुई हैं, करण जौहर की फिल्में रिलीज हुई हैं। दिवाली एक बहुत बड़ा मौका होता है फिल्म रिलीज करने का। मुक्ता आर्ट्स ने अपनी फिल्म रिलीज की दिवाली पर। हाँ, दिवाली पे खाली होना बॉक्स ऑफिस का अपने आप में इस बात की तरफ संकेत है कि वाकई बॉलीवुड का डब्बा बंद हो चुका है, बाजा बज चुका है पूरी तरीके से। ठीक बात है, देखते हैं जब फिल्म आएगी, हम तो खैर देखेंगे ही उसका बिल्कुल रिव्यू देखेंगे करने के लिए, और कैसी है फिल्म अपने दर्शकों को बताने के लिए। जी। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ या जिनसे भी चर्चा हाँ होती है, उनका यही है कि ठीक है, कभी वो अपने से ही पूछते हैं कौन सी फिल्म आ रही है, और अपन बताते हैं अच्छा, देखते हैं कैसे रिव्यू आते हैं, अगर अच्छे रिव्यू आए तो देखने जाएंगे, नहीं तो उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जी। सीधी सी बात है। अगर फिल्म के रिव्यू अच्छे आ गए, उस वक्त खूब अच्छी बज बन गई इस फिल्म की, वर्ड ऑफ माउथ अगर बहुत अच्छा रहा, तो जरूर फिर कुछ लोग अपना मन बनाए कि चलो फिल्म देख के आते हैं। अदरवाइज अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमने काफी अच्छे से बात की। 3 मुद्दे हमने डिस्कस किए, शुक्रिया गोविंदा उज्जवल और जी। सुनीता का मामला, धुरंधर वाला मामला, और ये दे दे प्यार दे 2 का। जो लोग अभी जुड़े हैं वो इसको वापस से देख सकते हैं। हम इस शो को अभी ओवर कर रहे हैं। पसंद कर रहे हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का इंकरेजमेंट अगर हमें मिलेगा तो हम रोज आते रहेंगे। बीच में प्लेटफॉर्म का सपोर्ट नहीं था इसलिए हमने लाइव करना बंद कर दिया था, लेकिन फिलहाल अब फिर से शुरू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू, गुड नाइट। शुक्रिया उज्जवल जी, गुड नाइट।